तो आज के आपके करंट अफेयर्स 19 जुलाई 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है भारत माला परियोजना प्रोग्राम। अब ये भारत माला परियोजना प्रोग्राम क्या है और इसका क्या मतलब है, मतलब सारा मिशन क्या है इसके अंदर। तो हम ये भारत माला इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। इससे पहले सिर्फ इंडिया का एक रहा है आपके नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने 50,000 किलोमीटर के हाईवे ऑलमोस्ट बनाए थे। अभी ये जो आपका लेटेस्ट भारत माला परियोजना है, इसका एम क्या है? देखो, जो इंडिया की जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, आपके राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जितनी भी इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जिन्हें लैंड बॉर्डर टच करते हैं, ये बनाने की जरूरत है, जिन्हें भी लैंड बॉर्डर टच करते हैं, ये सारी की सारी स्टेट्स के यहाँ पे, मतलब इन सारी स्टेट्स के अंदर जितने भी हाईवेज एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे करके ये जितने भी हाईवेज एग्जिस्ट करते हैं, इन सारे हाईवेज को कम से कम 4 लेन बनाना है। सबसे पहला तो ये गोल है, इनके अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वो कम से कम 4 लेन हो उनके अंदर। दूसरी चीज हमारी यहाँ पे कोशिश है कि जो हाईवेज हैं, जो जो सड़कें हैं, वो हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी दें। अब ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि आपके बिल्कुल बॉर्डर तक सड़कें जाएं। इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर के पास जो हमारे इंडिया के अपने सिटीजन्स रहते हैं, उन तक डेवलपमेंट पहुंचेगी, क्योंकि उन्हें कोई भी सामान बाहर से मंगाना है या अपना सामान कहीं बाहर बेचना है या कुछ भी करना है, तो वो अपने आप सारे की सारी चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी दुनिया से जुड़े हो सकते हैं। दूसरी जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहाँ पे बनती है, वो है कि अगर हमारी आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस को कभी भी मूव करना पड़े, उनके लिए मूवमेंट आसान हो जाए, तो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है और वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है कि वहाँ पे स्कूल खुलने लगेंगे तो एजुकेशन मिलेगी, हॉस्पिटल्स, हेल्थ, लोग ट्रैवल करेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। क्योंकि लेट्स सपोज एक लद्दाख का कोई बहुत ही दूर गांव है और लोग वहां पे नेचुरल ब्यूटी, शांति, इन सारी चीजों को एंजॉय करने अगर वहां पे जाएंगे, तो अपने आप ही वहां की जो इकोनॉमी है, लोगों की कमाई बढ़ेगी। वहां पे अगर लोगों ने एक खाने पीने का स्टॉल भी खोल लिया, तो उनकी आम जो कमाई हो रही थी उससे तो ज्यादा कमाई होने लग जाएगी ना। तो इस तरीके से हम इन सारी डेवलपमेंट को प्रमोट करने का सोच रहे हैं, सारी लैंड बॉर्डर स्टेट्स के साथ, जिन्हें भी आपकी लैंड बॉर्डर लगती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना खुद का मिशन है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बना रही है। उसके बाद जो इनके अंदर फीडर रूट्स हैं, वो सब कुछ हैं, वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगी। ठीक है, नेशनल हाईवेज को वैसे भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करती होती है। इसके अलावा जो स्टेट हाईवेज होते हैं या जो छोटी रोड्स होती हैं, उन्हें फीडर रोड्स कहते हैं। वो सारी सड़कों को आपकी स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है और बनाती है। इसी कारण जब भी आप देखोगे स्टेट हाईवेज की हालत थोड़ी माड़ी होती है, नेशनल हाईवेज के ऊपर ही तुम हमेशा ज्यादातर ट्रैवल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बेटर कंडीशन से बनाती है। इसे बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीन अलग अलग एजेंसीज को जोड़ा हुआ है। एक है आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सारे हाईवेज को देखती है। फिर एक नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और स्टेट पब्लिक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उन्हें भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि बीच में स्टेट का भी काम है। ठीक है, टोटल हमने 9,000 किलोमीटर के करीब हमने सारे के सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हैं। ठीक है, 6,000 के करीब फीडर रूट्स बनाने हैं, 5,000 के करीब नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी प्रोग्राम के अंडर बनाने हैं। एफिशिएंसी प्रोग्राम बेसिकली आपके ज़्यादा बेटर फास्टर मूवमेंट हो चीज़ों की उसके अंडर, और जिससे हम बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इंश्योर कर सके, उसके लिए 2,000 किलोमीटर। फिर कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए 2,000 किलोमीटर। ये सारी चीज़ें। तो ये सारा करंट अफेयर क्या है, कहाँ से आया? तो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट ना हर साल का एक टारगेट लगा के चलती है। वो टारगेट ये होता है कि हमारे इंडिया में पर डे कितने किलोमीटर के हाईवे बनने शुरू हो जाने चाहिए, मतलब हमारी डेवलपमेंट की पेस क्या होनी चाहिए।
इंडिया की इस टाइम जो पेस है, हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट जो नेशनल हाईवेज जो बन रहे हैं ना, पर डे इंडिया के अंदर अराउंड 35 किलोमीटर के करीब नए हाईवेज बन जाते हैं। पूरे इंडिया के अंदर टोटल करके नेशनल हाईवेज 35 किलोमीटर के करीब बन जाते हैं। अगर मैं सारी सड़कों की बात करूं, सारी रोड्स की बात करूं, हमारे इंडिया में 100 किलोमीटर के करीब रोज सड़कें बनती हैं। तो हमारी डेवलपमेंट पेस बहुत तेज हो गई है कंपैरेटिवली कुछ साल पहले से, क्योंकि आज से इवन अगर मैं 10 साल पहले बात करूं तो हम तब सिर्फ दिन के 18 किलोमीटर बना रहे थे, तो हम 35 किलोमीटर तक ये डेवलपमेंट ले गए। तो हमारी प्रोग्रेस बहुत तेज है, और सड़कें जहां जहां तक जाएंगी लोग ट्रैवल कर पाएंगे, लोग ट्रैवल कर पाएंगे, इकोनॉमी अपने आप वहां पे ग्रो करेगी। इसीलिए सरकार का पर डे इसलिए टारगेट लेते हैं, देखो कि ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर कर सकें कि रोज के रोज कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से। सेकंड करंट अफेयर है पद्मानम स्वामी टेम्पल के बारे। अब ये अंजी क्वालिटी ऊपर उसके बारे में बात करूं, देखो ये जो पर डे टारगेट है इसके अंदर क्वालिटी नहीं मेजर की जाती, इसके अंदर सिर्फ किलोमीटर्स मेजर किए जाते हैं, क्योंकि हर सड़क की अपनी अपनी क्वालिटी इस चीज पे इंश्योर करती है कि वहां पे किस तरीके के व्हीकल चलने हैं और आपने स्पीड क्या रखनी है। देखो एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जब भी आप किसी रोड पे ट्रैवल करते होते हैं ना, एक जनरल इंफॉर्मेशन की चीज बताता हूँ, आपकी स्पीड लिमिट से होती है ना, वो सिर्फ इस चीज के ऊपर नहीं फिक्स की जाती कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। वो स्पीड लिमिट इस कंसर्न से भी होती है कि उस सड़क के ऊपर जो मटेरियल यूज किया गया है, वो मटेरियल किस हद तक की स्पीड को बर्दाश्त कर पाए। सड़क के सड़क के टूटने के पीछे ना दो चीजों का बहुत मेन कारण होता है, मतलब ड्रेनेज प्रॉपर ना हो वो अलग कारण है, उसके अलावा हम जहां पे फॉल्ट में कई बार रहते हैं, हम यानी कि सिटीजन्स, वो ये दो फैक्टर्स हैं, वेट और स्पीड। देखो अक्सर आपने देखे होंगे ट्रैक्टर्स, ट्रक्स हद से ज्यादा ओवरलोडेड चल रहे होते हैं, उसके कारण भी सड़कों के ऊपर जोर पड़ता है और पत्थर टूटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये आप कह रहे हो मेटल रोड, हाँ बिल्कुल, मेटल रोड के ये किलोमीटर हैं, जो पक्की सड़कें हैं उसके हैं ये, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज होती है स्पीड। अगर आपकी लेट्स सपोज किसी सड़क के ऊपर 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है ना, उसका मतलब है अगर लोग 60 किलोमीटर पे चलेंगे वो सड़कें बहुत लंबा टाइम तक चलेंगी। अगर लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, आपके नीचे जो पत्थर होते हैं ना वो बहुत जल्दी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि खाली सड़क है भगा लें, और वो लॉन्ग टर्म में उन सड़कों को तोड़ते हैं। ठीक है, तो आपके इस दो चीजों को कंसिडरेशन रख के हमेशा सड़कें बनाई जाती हैं। और ये जो किलोमीटर हैं ये पक्की सड़कों के लिए, या जिन्हें मेटल कहते हैं, वो सड़कें आपकी जो पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, बजरी सब कुछ लुक डाल के प्रॉपरली वैसे। सर अगला करंट पे, हाँ जी। सर ये जो डेली टारगेट बताया आपने नेशनल हाईवेज और रोड का, हम्म। सर ये एक ही कंटिन्यूअसली हाईवे और रोड का है ना, या ऑल नहीं ओवर नहीं नहीं इंडिया? नहीं, ऑल ओवर इंडिया। एक तो बहुत ही फिर तो तेज बन जाएगा। सारी दुनिया, सारे इंडिया का टोटल मिला के हम एक दिन में 35 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे बना पा रहे हैं। एक 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 किलोमीटर बनने में बहुत टाइम लगता है। जमीन क्लीन करो, पहले उसके क्या कहते हैं बजरी डालो, उसे स्ट्रेटन अप करो, उसके ऊपर रोलर चलते हैं, फिर जब फाइनल सड़क तैयार हो जाएगी 1 किलोमीटर की, उससे गिना जाएगा कि 1 किलोमीटर हो गया। पुरानी सड़कों के ऊपर जो लुक भी डल रही है ना, उससे भी नई सड़कों के किलोमीटर्स में गिना जाता है कि ये नई सड़क तैयार होगी, क्योंकि मटेरियल नया डाला गया है, इस कारण उन्हें भी इसी के काउंटिंग में जोड़ा जाता है। ऑब्वियसली वो फ्लॉड है कि नई सड़क तो नहीं है वो, पर पुरानी सड़कों को रिकारपेट करना और नई सड़कें बनाना, वो टोटल करके हम पूरे इंडिया में 35 किलोमीटर कर पा रहे हैं एक दिन में। वो ये भी नंबर बहुत बड़ा है, दिखने में लगता है 35 किलोमीटर क्या है, 35 किलोमीटर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस कारण ये सारी चीज है, ये चीज है। अगला करंट अफेयर है आपका श्री पद्मानम स्वामी टेम्पल के बारे। ये एक हिंदू टेम्पल है जो आपके त्रिवेंद्रम में है, केरला स्टेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो आपके त्रिवेंद्रमपुरम का अपने आप में मतलब है, वो है, उसका मतलब होता है आपके मलयालम और तमिल के अंदर उसका मतलब होता है द सिटी ऑफ लॉर्ड अनंता। ये एक विष्णु भगवान के रूप थे अनंता, उनके लिए टेम्पल बनाया हुआ है, और वही यहाँ के मेन डाइटी हैं। ठीक है, उनके लिए ये टेम्पल है। ये बहुत ही फेमस टेम्पल है आपका। और
बेसिकली इस टाइम न्यूज में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना इस पूरे टेम्पल की प्रॉपर्टीज का ऑडिट बुलाया हुआ है। ठीक है, इस पूरे टेम्पल की पिछले 25 साल में यहाँ पे कितना चढ़ावा आया है, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी गई है, और कहीं किसी ने कितना पैसा खा तो नहीं लिया है जो मंदिर को चढ़ा था। वो सारी चीज का सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हुई थी। उसके चलते हुए पिछले 25 साल का आपके अकाउंट आपके पद्मानम स्वामी टेम्पल का देखा जा रहा है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक की जा रही है। ठीक है, तो सरकार ऐसे किसी भी की भी प्रॉपर्टी चेक कर सकती है। देखो ये जो पद्मानम स्वामी टेम्पल है, ये आपके जब राजे एग्जिस्ट करते थे उन्होंने बनाया था, और आज भी जो इसके ट्रस्टी हैं, टाइटुलर ट्रस्टी का मतलब है जो इसे चलाते हैं, वो आपके रॉयल फैमिली ऑफ ट्रवानकोर ही है। ट्रवानकोर एक आपका किंगडम था जो आज केरला स्टेट है ना, यहाँ पे ट्रवानकोर एग्जिस्ट करता होता था। ठीक है, तो ये आपका सारा का सारा ये एरिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में SCO। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनाई गई थी 5 देशों के द्वारा, जिन्हें शंघाई 5 भी कहते थे। ये थे आपके रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। देखो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है, मतलब ये जितने भी इसके मेंबर देश हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, सिक्योरिटी के ऊपर, ये सबसे मेन चीज है कि आपस में सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेशन करें, टेररिज्म के खिलाफ एक दूसरे की मदद करें, वो सारी चीजें। बाद में आपकी और भी स्टेट, जब आपका 2001 के बाद इसे धीरे धीरे और भी स्टेट्स इसके साथ जुड़ती गई हैं, जैसे कि बाद में आपके इंडिया और पाकिस्तान जैसे देश भी, अभी इसके टोटल 8 मेंबर्स हैं। इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसके 4 ऑब्जर्वर भी हैं। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि बेसिकली ये ना मेंबर नहीं है इसके, तो मेंबर नहीं है, मेंबर्स को हमेशा हक होता है वोट डालने का। अगर यहाँ पे कोई भी प्रपोजल आएगा उसके ऊपर वोट डालने का हक मेंबर के पास होता है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है इन कंट्रीज को हम इनवाइट करते रहते हैं और ये सिर्फ यहाँ पे आके बैठती हैं, डिस्कस करती हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आके बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, क्लियर है। तो अब ईरान और बेलारूस धीरे धीरे आपकी फुल मेंबरशिप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इसी चीज के कंटेक्स्ट के ऊपर बना हुआ है कि हमने एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, और जैसे मैंने आपको सिक्योरिटी बताया, जो इसका ओरिजिनल कंसर्न था, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजों के ऊपर इसका फोकस है। क्लियर है, 2001 में बना था। इंडिया ने पर इसे 2015 में इसकी ज्वाइनिंग शुरू की थी और 2016 में हम इसके फुल मेंबर बन गए थे। ये सारी चीजों के बारे में आपके यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अगला करंट अफेयर है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के बारे। देखो आपके पाकिस्तान को इस टाइम बहुत, जैसे जो श्रीलंका का हाल हुआ पड़ा है ना, पाकिस्तान भी उसी रास्ते पे जा रहा है, पर पाकिस्तान अपने आप को पहले ही करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान टेम्पररी तौर पे IMF से लोन ले रहा है। IMF क्या है? IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का दुनिया भर में काम है, किसी भी देश की जब भी फाइनेंशियल हालत खराब हो, यानी कि उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसके पास करेंसी जो हमें मेंटेन करनी पड़ती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, चीजें मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अगर आपने बाहर से कोई भी सामान मंगाना है आपके देश को, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट डॉलर या पाउंड, यूरो ऐसी चीजों में करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको हमेशा रिजर्व बचा के रखना पड़ता है इन करेंसीज का। अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आपका देश सामान ज्यादा मंगा रहा है, तो आपको डॉलर ज्यादा, मतलब आप लगातार डॉलर गवाते रहोगे। अगर आप एक्सपोर्ट अपना सामान बाहर बेच रहे हो तो आप डॉलर कमा भी रहे होगे। पर अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा, आपका देश ज्यादा सामान मंगाता है, धीरे धीरे आपका बैलेंस खाली होता जाएगा, देश कंगाल होता जाएगा। तो पाकिस्तान धीरे धीरे इसी रास्ते में, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादातर चीजें बाहर से मंगाता है। जैसे कि बहुत बेसिक चीज के बारे बताऊं तो अभी कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी थी, उसी के ऊपर बताता हूँ।
पाकिस्तान इवन जो चाय है ना, चाय बाहर से मंगाता है। तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने लोगों को सलाह दी कि दिन में एक एक दो दो चाय पीनी कम कर दो। ठीक है, क्योंकि हमें चाय बाहर से मंगानी पड़ती है, तो अगर आप दिन में 2 या 3 बारी चाय पी रहे हो तो उसका खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है, ये डॉलर्स में पे करके। तो लोगों से गुजारिश की गई कि प्लीज आप चाय पीनी कम करो। ठीक है, श्रीलंका को भी देखो, श्रीलंका को दूध तक बाहर से मंगाना पड़ता था, मिल्क जो है वो सारा बाहर से मंगाते थे। इस कारण ही इस टाइम श्रीलंका के अंदर कोई भी ये रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, अगर ऐसे किसी भी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम पड़ते हैं ना, वो हमेशा आईएमएफ के पास जा सकता है, अगर वो आईएमएफ का मेंबर है। आईएमएफ उसे लोन जारी कर देता है, पर ये जो लोन होता है ना, इसकी हमेशा कंडीशंस होती हैं, कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं जिसके ऊपर लोन मिलेगा। शर्तें क्या होती हैं? शर्तें ये होती हैं कि देखो, जो आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आई है ना, जिसके कारण आपकी सारे पैसे खत्म हो गए, आईएमएफ कुछ शर्तें रखता है जिसके कारण आपकी ना एक कंडीशन सुधर सकती होती है। और आईएमएफ को फिर यकीन रहता है कि जो लोन दिया गया है वो वापस भी आ जाएगा। तो आईएमएफ क्या करता है, सारे के सारे लोन को, यहां पे समझाता हूं एक मिनट को। आईएमएफ जो है, आईएमएफ सारे के सारे लोन को छोटी छोटी किस्तों में बांट देता है। ठीक है, हर किस्त के आगे कंडीशन होती है कि ये फुलफिल करो, अगला अगली इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, अगली किस्तें आ जाएंगी, अगली कंडीशंस आ जाएंगी, उन्हें फुलफिल करो। ऐसे करके वो कंडीशंस में लोन देता है। इंडिया भी 1992 में, जब इंडिया की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब थी, हम आईएमएफ के पास आखिरी बारी तब गए थे, उससे पहले भी 2 बारी जाना पड़ा। आज तक इंडिया टोटल 3 बारी आईएमएफ के पास गया हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारे पास पैसे बहुत कम बचे थे, हमने आईएमएफ से जाके मदद मांगी। 1992 में आईएमएफ ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंडिया को लगाने को बोला था, जिसके चलते हुए बहुत सारी सरकारी कंपनियां हमें बंद करनी पड़ी, क्योंकि वो घाटा खा रही थी। सरकार को अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे, तभी सरकार अपनी अभी भी कंपनियां बंद करी जा रही है। लगातार सरकारी जो नौकरियां हैं वो इसी कारण कम होती जा रही हैं। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उन्हें बेचा जा रहा है। तो जिन्होंने बाई चांस उनके पेपर क्लियर करके उस लेवल पे सिलेक्ट हुए, कोई पता नहीं कल तुम बैंक में सिलेक्ट हुए हो, बैंक बेच दिया जाए। ठीक है, अब जैसे लेटेस्ट सजेशन ये है कि सरकार सिर्फ एसबीआई को अपना बैंक बना के रखे, बाकी जितने भी सरकारी बैंक हैं सबको प्राइवेट सेक्टर को बेच डाले। यूको हो गया, फिर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, ये जितने बैंक्स हैं सबको बेच डाले। सिर्फ एसबीआई सरकार का बैंक रह जाएगा, बाकी सारे बेच दिए जाएंगे। ये अभी प्रपोजल चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है, ये अभी पर प्रपोजल स्टेज पे है। ठीक है, ऐसी सरकार और कंपनियां भी बेचने लगी हुई है। रेलवे जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट हायरिंग में है, ठीक है, वो गवर्नमेंट वो भी आपकी अल्टीमेटली इसी चीज के ऊपर काम कर रही है कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को रूट अलॉट करने शुरू कर दिए हैं, फिर उनकी मेंटेनेंस हर चीज धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरकार अपना खर्चा खत्म कर रही जा रही है ताकि सरकार और चीजों की तरफ ध्यान दे सके। ठीक है, इसी कारण ये नौकरियां कम होती जा रही हैं। ठीक है, इसी चीज में इसलिए सिक्योरिटी है कि ग्रेड ए की नौकरी करोगे, आईएएस ऑफिसर कभी भी, आईएएस आईपीएस ये सारे ऑफिसर्स कभी भी ये प्राइवेटाइज नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार ही नहीं तो प्राइवेट हो जाएगी, बाकी सारी लोअर ग्रेड जॉब्स वो सारी प्राइवेटाइज हो जाएंगी एक टाइम पे जाके। ठीक है, तो ऐसी चीज के चलते हुए कोई भी देश, होता क्या है आईएमएफ की, आपको अगर आपको आईएमएफ से लोन लेना है ना, ऐसा नहीं है आईएमएफ अनलिमिटेड लोन देता है। आईएमएफ का अगर जब आप मेंबर बनते हैं ना, वो सिर्फ मेंबर्स को ही लोन देता है। मेंबर बनोगे तो हर साल आपको अपने बजट से ना पहले आईएमएफ के अंदर पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है हर साल बजट में, जैसे इंडिया भी देता है। पर अब जब मुसीबत का टाइम आएगा तब हम इन्हीं पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन, मतलब इन्हीं पैसों के अकॉर्डिंग हम पैसे ले सकते हैं, उन्हें कहते हैं सेल्फ ड्रॉइंग राइट्स। तो 4 बिलियन के करीब पाकिस्तान ने ये जारी करवा लिए हैं। इसके बाद भी अगर आपके देश में पैसे कम पड़ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को पैसे कम पड़ रहे हैं, पाकिस्तान जितनी कंट्रीब्यूशन देता था उतने पैसे वो निकलवा चुका है अब, पर इसके बाद भी उसकी अभी हालत नहीं ठीक हुई, उसे और पैसों की जरूरत है।
तो वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर आईएमएफ क्या करता है कि पेमेंट इम्बैलेंस को करने के लिए आपके मतलब किसी भी कंट्री में प्रॉब्लम हुई है एक्स्ट्रा पैसे जारी कर देता है। ये लॉन्ग टर्म में पे करने होते हैं, मतलब अराउंड 4 को साल में ये पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी लगेगा। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। ये सारे के सारे इसके पॉइंट्स हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इंडिया में कौन सी हैं, इसके ऊपर करंट अफेयर। सो बेसिकली आपकी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि देखो पहले क्या होता था इंडिया के अंदर ना, माइनॉरिटीज दो तरीके से रियलाइज की जाती हैं, अभी भी वही क्राइटेरिया वही रहेगा। या तो आप माइनॉरिटी हो सकते हो रिलीजन के अकॉर्डिंग, कि आपका कौन सा रिलीजन है उसके मुताबिक आप माइनॉरिटी हो सकते हो, या आप हो सकते हो लिंग्विस्टिक बेसिक पे। लिंग्विस्टिक का मतलब है आप कौन सी भाषा बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो माइनॉरिटी हो सकते हो। देखो इसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर रिलीजन की बात की जाए, इंडिया के अंदर हिंदूज को छोड़ के बाकी जितने भी रिलीजन है, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, जितने भी धर्म है, उन सबको आपके माइनॉरिटी रिलीजन का स्टेटस मिला हुआ था, क्योंकि वो माइनॉरिटी है ओवरऑल इंडिया में, क्योंकि हिंदूज की 78% पॉपुलेशन है और मुस्लिम जितनी भी आपके सेक्ट हो गए, उन सबकी पॉपुलेशन बाकी सारे परसेंटेज में ही आती है। तो इंडिया को 100% लगाओगे तो उसमें 78% सिर्फ हिंदूज हैं। तो इस कारण आपके ओरिजिनली स्टेटस ये था कि हिंदूज आपके मेजॉरिटी रिलीजन है, बाकी सारे के सारे रिलीजन माइनॉरिटी हैं। पर अभी रिसेंटली आपके सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई, उसके अंदर यही लिखा गया कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पे हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले माइनॉरिटी में, जैसे पंजाब, पंजाब के अंदर सिख रिलीजन डोमिनेंट है, तो यहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी हो गए। इसके अलावा मेघालय जैसी स्टेट, वहां पे क्रिश्चियन ज्यादा है, वहां पे क्रिश्चियंस मेजॉरिटी होने चाहिए, बाकी सारे रिलीजन माइनॉरिटी होने चाहिए, हिंदूज वहां पे माइनॉरिटी। जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, वहां पे हिंदूज माइनॉरिटी होने चाहिए। तो माइनॉरिटीज को अलग से मतलब कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बस एक प्रोटेक्शन के लिए ये स्टेटस दिया जाता है, कोई अलग से बेनिफिट नहीं होता इसका। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी आपकी माइनॉरिटीज को ये स्टेटस दिया जाता है। लिंग्विस्टिक का मतलब है आप कौन सी भाषा बोलते हो, इसके बेसिक पे भी आप माइनॉरिटी हो सकते हो। लेट्स सपोज आप हिमाचल में रहते हो और आप मलयालम बोलते हो, जो केरला की लैंग्वेज है, आप मलयालम बोलते हो, मतलब केरला में डोमिनेंटली बोली जाती है, तो आप हिमाचल के अंदर ऑब्वियसली आप माइनॉरिटी हुए। पर वहीं पे अगर आप तमिलनाडु में हो और आप हिंदी बोलते हो, तो हिंदी वहां पे लोग ज्यादातर नहीं बोलते, तो आप वहां पे माइनॉरिटी हो गए, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज जो इंडिया की 40% पॉपुलेशन बोलती है, वो वहां पे माइनॉरिटी कंसिडर की जाएगी, क्योंकि कम लोग उसे बोलते हैं। इसी तरीके से इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया में हर पर्सन कभी ना कभी माइनॉरिटी का हिस्सा हो सकता है। तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नेशनल की जगह स्टेट वाइज बनाई जाएगी। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर ये है, क्लियर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है नर्मदा नदी के बारे। बेसिकली एक हादसा हुआ है नर्मदा नदी के अंदर, एक बस डूब गई, पर उसी से हमारा करंट अफेयर नर्मदा नदी के बारे, ठीक है। नर्मदा नदी को लोकली रेवा भी बोला जाता है और पुराने जमाने में नर्मदा भी बोला जाता था, ठीक है। ये इंडिया की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है और वेस्ट फ्लोइंग है। ये आपकी विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में से फ्लो होके अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। ये शुरू होती है आपकी अमरकंटक प्लाटू के ऊपर से, वहां से फ्लो करते करते ये आपके अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो उसी के बारे ये सारे फैक्ट्स और पॉइंट लिखे हैं। ये फ्लो करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन दोनों और गुजरात से फ्लो करती है, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरी गुजरात से भी आती हैं। तो ये 3 स्टेट्स के अंदर इसकी ओवरऑल बाउंड्री बनती है, क्लियर है। तो ये थे आपके आज के